मेरा नाम है जागृति ठुकराल और आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस जो सीटेट फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के जो सीटेट पेपर 1 में ईवीएस आता है उसके बारे में हम स्टार्ट करने लगे हैं सीटेट की सीरीज़ जिसमें मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी और ईवीएस का पहला चैप्टर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में और इम्पॉर्टेंट डेज एंड वीक्स टू रिमेंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट इज़ एन इंग्लिश वर्ड। एनवायरनमेंट एक इंग्लिश वर्ड है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया है कि एनवायरनमेंट वर्ड कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, वेदर इट्स एन इंग्लिश वर्ड और इन फ्रेंच वर्ड। तो हम इसको बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट एक इंग्लिश वर्ड है, ओरिजिनेट हुआ है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से। मीनिंग की बात करें, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स नेबरहुड। जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, वही हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। जैसे कि आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर कंबाइन टू फॉर्म द एनवायरनमेंट। जो हमारे आसपास वाली चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे आसपास जो हमारा नेचर है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाती है। तो एनवायरनमेंट बेसिकली मीन्स हमारा नेबरहुड। अगर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल आगे फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी बहुत पढ़ा है कि बायोटिक का मतलब होता है जितनी भी जिंदा चीज़ें होती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक। एंड एबायोटिक जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मैन मेड की। मैन मेड जो इंसानों द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट है, जो इंसानों ने इन्वायरमेंट बनाया। नेचुरल में जो हमें भगवान की देन होती है, ठीक है। मैन मेड में जो हम इंसानों द्वारा बनाया गया, नेचुरल में बायोटिक एंड एबायोटिक, मैन मेड में जो हम इंसानों ने बनाया, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, डैम्स एक्सेट्रा, मॉल्स। ठीक है, तो ये जो मैन मेड इन्वायरमेंट है वो इंसानों द्वारा इन्वायरमेंट जो बनाया गया है उसे हम मैन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं, और नेचुरल जो भगवान की तरफ से हमें देन है। तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिंदा लोगों से बनी हुई चीज़, और एबायोटिक मतलब इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, वाटर, सनलाइट, एयर। बट ये एबायोटिक भी हमें भगवान की तरफ से ही देन है। मैन मेड जो इंसानों द्वारा बनाए गए, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, डैम्स एक्सेट्रा। हम अब आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करें एरियाज़ ऑफ एनवायरनमेंट की, कि कितने एरियाज़ हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट में इनसे नहीं पूछा जाता है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अगर आप ये भी कवर कर जाएंगे तो अगर आपको कोई डाउट है कि शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। वैसे बेसिकली इससे जो एरियाज़ ऑफ एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, ओ टेट, एच टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब में पूछा जाता है। सी टेट में बहुत ही कम लेवल का पूछा जाता है इसमें से। फिर भी एज ए टीचर मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ कवर करके चलें, आप कोई भी पॉइंट छोड़े ना, जिससे आपका सीटेट का पेपर बहुत अच्छा हो सके। हम बात करते हैं एरियाज़ ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए 4 एरियाज़ हैं एनवायरनमेंट के, ये हमने बचपन में भी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो इसका जो मैंने आपके आगे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप यही याद कर लेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिथोस्फीयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब लैंड। आप लिथोस्फीयर को लैंड से भी याद कर सकते हो, एल फॉर लिथोस्फीयर, एल फॉर लैंड। ठीक है, तो अर्थ पे जो लैंड है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ के जो परसेंटेज, अगर अर्थ पूरी 100% है तो उसका 29%, जो अर्थ का 29% जो अर्थ का है वो लिथोस्फीयर से कवर्ड है। इसमें कौन से आते हैं? माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज। ये लैंड पे ही खड़े हैं ना, तो इसको हम इसमें आते हैं माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेट्यूज। बेसिकली आप सिर्फ एक दो चीज़ें याद करें, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, मतलब अर्थ की बात चल रही, लिथोस्फीयर, एल फॉर लिथोस्फीयर, एल फॉर लैंड, और 29%, ये याद करना बहुत ईजी है। 29% ऑफ अर्थ हमारी लिथोस्फीयर से कवर्ड है।
सेकंड हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो का जो एक्चुअल मतलब होता है मतलब वाटर, लेयर मेड अप ऑफ वाटर जो हमारी अर्थ पे है। अब ये आपको परसेंटेज याद रखनी है, 71% ऑफ अर्थ हमारी पानी से कवर्ड है, जिसमें आ जाते हैं ओशंस, सी, वाटर। ये आप याद रखिए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, 29% ऑफ अर्थ। हाइड्रोस्फेयर लेयर मेड अप ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ, 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद हाइड्रोस्फेयर। हम आगे बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। लेयर ऑफ एयर फाउंड ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है, हवा, ठीक है। हवा किस चीज़ से बनी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एचटेट में पूछा गया है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर की परसेंटेज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अर्थ में लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलाकर ही हमारा पूरा 100% बन जाता है। तो एटमॉस्फेयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि एयर बनी किससे होती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अगर सॉरी मैं हाइड्रोजन बोल गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी जो मैंने आगे आप पॉइंट्स लिखे हैं प्लीज़ आप उसको याद करके जाइएगा। नैरो जोन ऑफ द अर्थ किसे बोलते हैं, बायोस्फीयर, जो सबसे नैरो जोन है। इसमें जो एनिमल्स, प्लांट्स, लैंड, वाटर, एयर, ये सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं बायोस्फीयर में, ठीक है। नैरो जोन ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर, लेयर ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ दैट इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट इज द बायोस्फीयर, नैरो जोन ऑफ द अर्थ, जो बाकी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, ये सब मिलके जो बनाती हैं जोन, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स पढूं और सबका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे हम बात करते हैं इकोसिस्टम और इकोलॉजी की। देखिए जितने भी मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हैं आप ये करके जाएंगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट टू मेक श्योर कि आपका सीटेट पेपर 1 का ईवीएस का पार्ट की क्लियर हो सके। अभी हम फर्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं। रोज़ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूं, जिससे आप लोगों को सीटेट का पेपर क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इकोसिस्टम, ऑल लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। इकोसिस्टम में क्या होता है कि सारे लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे से जो हम फूड चेन बनाते हैं ना, उस चीज़ को इंटरैक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है जब ऑल सारे लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। मतलब एज मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे हम कुछ ह्यूमन बींग्स, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ प्लांट्स को खाना, दैट्स कॉल्ड इंटरैक्शन। जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरैक्शन। सो इकोसिस्टम मीन्स ऑल लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। 1935 में एजी टेंसले ने ये टर्म propound की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट तो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोसिस्टम की जो टर्म थी वो किसने propound की थी, दैट इज एजी टेंसले ने propound की थी। इकोसिस्टम को और क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। क्यों कहा जाता है फंक्शनल, क्योंकि ये इंटरैक्ट करवाता है बेसिकली। तो आपको दो चीज़ें, आपको ये थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर किसे कहा गया है, दैट इज़ इकोसिस्टम, क्योंकि ये इंटरैक्शन करवाता है हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब का इंटरैक्शन करवाता है। जितने लिविंग बींग्स हैं उन सबका इंटरैक्शन आपस में करवाता है, तो दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। टर्म इकोलॉजी किसने दी, अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। तो ये आपको याद करनी, ये देखिए 4-5 पॉइंट अगर आप ये याद कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आप प्लीज़ थर्ड पॉइंट याद करके जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब है फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। इकोसिस्टम की टर्म किसने दी थी, एजी टेंसले ने। देखिए ये नाम बहुत इजी हैं, आप इजीली याद कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके नाम याद करके जाएं। आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की।
ये मेन जो हमने बचपन में पढ़े हुए हैं वही चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स कितने हैं इकोसिस्टम के? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। 3 कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो P फॉर प्रोड्यूसर्स, P फॉर प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे? प्लांट्स आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में आ गया प्लांट, P फॉर प्रोड्यूसर, P फॉर प्लांट, आप ये इजीली याद कर सकते हैं। कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर आगे फर्दर 4 हिस्सों में आगे डिवाइड हो जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ओमनीवोरस। ठीक है, प्राइमरी में क्या आते हैं? हर्बीवोरस। ऐसे मतलब लिविंग बींग्स जो प्लांट्स खाते हैं, बेसिकली काऊ। ठीक है, काऊ को आपने देखा होगा, घास फूस ही खाती है। ठीक है, नॉन मतलब किसी जानवर को नहीं खाती है, तो दैट्स कॉल्ड काऊ। डियर, गोट एक्सेट्रा, ये सब ये हमारे हर्बीवोरस है। इसको बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं, जो कि पेड़ पौधे ही खाते हैं। ठीक है, काऊ, डियर, गोट। सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है जो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है? एनिमल्स खाते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स, सेकेंड कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस जो कि प्लांट्स खाती हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि एनिमल्स खाती हैं। क्या है? फ्रॉग, कैट, फॉक्स एक्सेट्रा। टर्शियरी कंज्यूमर ईट आइदर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और बोथ। समझे आप? टर्शियरी कंज्यूमर वो होगा कि वो प्राइमरी को भी खा सकता है, वो सेकेंडरी को भी खा सकता है, वो दोनों भी खा सकता है। फॉर एग्जांपल लायन डियर भी खाता है, जो कि हमारी, सॉरी मैं इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगी। हाँ, हम बात करते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो हरे पत्ते घास वगैरह खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो एनिमल्स खाते हैं, टर्शरी जो दोनों ही खा सकते हैं। जैसे लायन है वो डियर भी खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर है ना डियर जो घास पत्ते खाता है, और फॉक्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। फॉक्स जानवर खाती है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुई। तो टर्शरी कंज्यूमर जो दोनों चीज़ें खाती है। और ओमनीवोरस है जो प्रोड्यूसर्स खाते हैं, मतलब ओमनीवोरस जो होते हैं दे ईट प्रोड्यूसर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब वो प्लांट्स खाते हैं या फिर जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उनको खा जाते हैं, तो वो ह्यूमन बींग ओमनीवोरस है। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, हम लोग। वैसे तो इंडिया में इट्स नॉट अ पॉपुलर कल्चर कि काऊ का बीफ वगैरह ये सब खाना, बट लेकिन कुछ लोग हैं जो खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेरियन वाले तो आपको पता ही है कि जो वेजिटेरियन है वो घास मतलब अपना पेड़ पौधे, मतलब जो शाकाहारी रहना पसंद करते हैं, जो लीव्स वगैरह ये वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। कुछ होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जिनको नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद होता है, मीट, समथिंग एल्स आई डोंट नो अ वेराइटी ऑफ दिस, बट लेकिन हम जो ओमनीवोरस है वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स, डी मतलब डेड, जो डेड और डिकेड लिविंग बींग्स खाते हैं, जो लोग मर चुके होते हैं, जो लिविंग बींग्स मर चुके होते हैं वो डीकम्पोजर्स और डेट्रीवर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? बैक्टीरिया और वायरस। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, आई होप आपको कंपोनेंट्स का समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फूड चेन। देखिए, जितने मैंने यहाँ फैक्ट्स लिखे हैं आप वही कर जाएंगे, तो आप सुपर टेट या कोई भी टेट हो, ओ टेट, एच टेट, रीट, कोई भी टेट हो आपका, सी टेट, वो आपके लिए ये वीडियो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो कि पिछले क्वेश्चन में आया हुआ है। मोर ओवर मेरी खुद की मैंने बहुत अच्छे से सर्च करी है इस टॉपिक पे, मतलब इस प्रेजेंटेशन के बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब हम बात करते हैं फूड चेन की। आपने बचपन में पढ़ा होगा फूड चेन मतलब जब एक लिविंग बींग दूसरे लिविंग बींग को खाता है और उससे एनर्जी लेता है। ठीक है ना, जब हम प्लांट्स खाते हैं, जब हम सब्जियां खाते हैं तो हमें एनर्जी आती है। दैट्स कॉल्ड फूड चेन। ठीक है ना, आपने वो सुना होगा कि जैसे रैट को कोई खाता है, फिर उसको आगे कोई रैट को स्नेक खाता है, स्नेक को आगे कोई और हॉक या पीकॉक खा जाती है, ऐसे करके दैट्स कॉल्ड फूड चेन। तो हमें उससे एनर्जी मिलती रहती है। तो हम बात करते हैं फूड चेन का मतलब, इसमें क्या होता है? फूड एनर्जी फ्लो करती है। मैंने आपको बताया ना, एनर्जी मिलती है तो वो फ्लो करती है। ठीक है,
फूड एनर्जी, ये आप प्लीज़ नोट, जो मैंने नोट में लिखा होता है प्लीज़ उसको याद है, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं सी टेट में। फूड एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। जो फूड एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। फूड एनर्जी मतलब जो फूड चेन में जो फूड एनर्जी यूज़ होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे अब ये तो नहीं होता ना कि रैट स्नेक को खा जाएगा, स्नेक ही रैट को खाएगी ना। जो हम फूड चेन बना रहे हैं, रैट स्नेक, रैट रैट को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? पीकॉक। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि रैट खा जाएगा स्नेक को, ऐसा नहीं होता है। वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। जितना बड़ा बड़ा जानवर होता जाता है वो छोटों को खाते रहता है। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई डोंट नो कहाँ से ये वीडियोस आ रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि फूड एनर्जी जो फ्लो करती है दैट इज इन वन डायरेक्शन, दैट इज यूनी डायरेक्शनल। फूड चेन कैन बी ऑफ मैक्सिमम 5 लेवल्स, मतलब इसमें सिर्फ 5 तरह के लिविंग बींग्स ही इन्वॉल्व हो सकते हैं फूड चेन के अंदर। फूड चेन की जो एनर्जी होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। आपने 2 चीज़ें याद करनी है, और इसमें कितने लेवल्स होते हैं? दैट इज़ 5। 2 चीज़ें आपको याद करनी है, इजीली आप याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो हम बताते हैं कि जब कोई किसी को खाता है तो उसको सिर्फ उसकी 10% एनर्जी मिलती है, 90% एनर्जी खो जाती है कहीं, मतलब इन्वायरमेंट में खो जाती है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ 10% एनर्जी है उसको हम बोलते हैं लिंडेमैन्स 10% लॉ। क्या बोलते हैं? लिंडेमैन्स 10% लॉ। लिंडेमैन्स 10% लॉ। इसमें आपको तीन चीज़ें याद करनी है। फूड चेन में फूड एनर्जी हम एक दूसरे को देते हैं। फूड एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, उसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। फूड चेन में 5 ही तरह के लिविंग बींग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ। कम हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 5 से कम हो सकते हैं 3, 2, 3, 4, 5 से कम हो सकते हैं 4, 3 हो सकते हैं, बट 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और 10% एनर्जी ही, जो जैसे रैट अपनी 10% एनर्जी ही स्नेक को दे सकता है, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का उसको हम क्या बोलते हैं? लिंडेमैन्स 10% लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लीज़ आप इसे याद कीजिएगा। अब हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब मतलब जाल, वेब का मतलब होता है जाल। फूड फूड चेन का जो जाल होता है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। नेट ऑफ मैनी फूड चेन्स इज कॉल्ड एज फूड वेब। फूड चेन का जो जाल है, मतलब एक बहुत ही बड़ा जाल, मतलब ऐसा नहीं होता उसमें उसमें एक तरह का वो नहीं होता है। उसमें एक, जैसे आप हम जिसे बोलते हैं कि एक ही मतलब यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है, उसमें कितने भी लेवल्स हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लांट्स भी खा रहा है, ह्यूमन अपना काउ डियर गोट भी खा रहा है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने तरह के, मतलब एक रैट को कैट भी खा रही है, रैट को स्नेक भी खा रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वो फूड वेब बन जाती है कि एक जो लिविंग बींग है वो 2 का फूड बन सकता है बेसिकली। फ्लो ऑफ एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शनल। फूड चेन में क्या था? यूनिडायरेक्शनल। फूड वेब में क्या है? अब एक जो लिविंग बींग है वो 2 लोगों की भूख मिटा रहा है, तो उसको हम मल्टी डायरेक्शनल, इसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगी। ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करता है। ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करता है। ऑब्वियसली अब मान लीजिए जो लायन है, अगर वो डियर नहीं खाएगा तो क्या होगा? डियर सारी घास खा जाएगी। घास खा जाएगी तो फिर डियर के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। एट द एंड फिर डियर को स्कैरसिटी के थ्रू मरना पड़ेगा। तो और डियर की तादाद बढ़ती जाएगी, वो सारी घास खा जाएंगे, तो वो चलता नहीं है। ऐसे ऐसे सिस्टम चलता नहीं है। एक अगर कोई किसी को खाएगा तभी ही फूड चेन आगे बढ़ेगी। तो ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करता है एनवायरनमेंट का। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। हमारी ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स टू रिमेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्लीज़ मेक श्योर आप इन डेज़ को याद करें। इन डेज़ को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। आप अपने बर्थडे मंथ के थ्रू इनको याद रख सकते हैं। जो अप्रैल, जून, अक्टूबर में पैदा हुए हैं या जुलाई, फेब में पैदा हुए, प्लीज़ उनसे याद रख सकते हैं। या अपने फ्रेंड के किसी बर्थ डेट से इनको याद रख सकते हैं, अगर आप लोगों में से किसी के फ्रेंड का बर्थडे इन डेट्स में पड़ता हो। बट लेकिन all you have to just remember these dates because these are very much important from your CTET point of view. डेज टू रिमेंबर की बात करें तो अर्थ डे है
जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरी इजी, अर्थ डे 2 अप्रैल, 22 अप्रैल याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। आप याद सकते हैं अर्थ डे 22 अप्रैल, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 22 मई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। वीक्स टू रिमेंबर, वन महोत्सव फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड फेब्रवरी में मनाया जाता है वन महोत्सव। वाइल्ड लाइफ वीक 1 to 7 अक्टूबर में मनाया जाता है। नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस मंथ 19 अक्टूबर टू 18 नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म और WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये भी बहुत बार पूछा गया सीटेट में, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।